हाँ जी, गुड इवनिंग। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि अगर आप कोई भी बिज़नेस कंडक्ट करते हैं और वो बिज़नेस के अंदर गाड़ी को यूज़ करते हैं, तो वो गाड़ी की कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन क्लेम करके, जीएसटी, आईटीसी क्लेम करके, वेरेवर एप्लीकेबल, आप कैसे अपनी कॉस्ट को 51% से रिड्यूस कर सकते हैं ओवर मल्टीपल ईयर्स। वो डिस्कशन हमारी हो गई थी, बट दैट वाज स्ट्रिक्टली फॉर बिजनेसमैन। व्हाट अबाउट द सैलरीड पीपल? वो भी गाड़ियाँ खरीदते हैं, उनको भी टैक्स बेनिफिट्स चाहिए। तो क्या इनकम टैक्स एक्ट में उनके लिए भी बेनिफिट हैं। 3 टाइप के बेनिफिट्स हैं और तीनों टाइप के बेनिफिट्स आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ ये वाली वीडियो के अंदर। आप देख लीजिएगा आपके ऊपर कौन सा वाला अप्लाई होता है, कौन सा वाला आप अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो बेनिफिट बताता हूँ जो कि मोस्टली लोग अवेल कर पाएंगे, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस निकल के आती हैं। समझिए कौन से वाले बेनिफिट की बात करिए। पहला बेनिफिट आपका ये निकल के आता है कि अगर आपने जो भी गाड़ी खरीदी है वो पेट्रोल या डीजल व्हीकल नहीं है, वो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और यहाँ पे प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करी जा रही है, हाइब्रिड की बात नहीं करी जा रही, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोल दोनों पे ही चलते हैं। उस व्हीकल की बात करी जा रही है जिसमें अकेले इलेक्ट्रिसिटी ही जाती है, फ्यूल नहीं जाता है। अगर आपने ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है तो उस केस में सरकार क्या कहती है, आपका पूरे साल का जो भी इंटरेस्ट पेबल निकल के आता है वो इंटरेस्ट पेबल में से आप 30% बचा पाएंगे। कैसे बचा पाएंगे? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए आपने कोई भी गाड़ी खरीदी है जिस पे इंटरेस्ट पेबल कितने का निकल के आता है, 2 लाख रुपए का निकल के आता है। सरकार कहती है आप यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ की डिडक्शन ले सकते हैं। एक्चुअली 2 की नहीं ले सकते, मैक्सिमम कैपिंग करी गई है 1.5 लाख की। तो इतना या फिर इससे कम जितना भी आपने पे करा है उतना आप माइनस कर सकते हैं अपनी टैक्सेबल इनकम से। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, मान के चलिए कोई इंप्लॉय निकल के आता है जिसको 20 लाख रुपीज़ पूरे साल में मिले हैं, तो ये 20 लाख रुपीज़ टैक्सेबल होने वाले थे इनके हाथ में। ये 20 लाख रुपीज़ में से 1.5 लाख हटा पाएंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो 1.5 लाख रुपीज़ जो कि 30% के रेट पे टैक्स होने वाले थे इनके हाथों में, अब नहीं होने वाले। तो 1.5 लाख का 30% यानी कि 45,000 ये इन्होंने बचा लिया। किस चीज़ के नाम पे? उस इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंटरेस्ट को पे करने के नाम पे। तो ये इनको बेनिफिट हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगर ये वाली गाड़ी इन्होंने 6% के इंटरेस्ट रेट पे उठाई है तो इफेक्टिवली इनको कितने रेट के इंटरेस्ट पे मिल जाएगी? 4.2 पे मिल जाएगी, क्योंकि 6 में से इसका 30% यानी कि 1.8 यहाँ से स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा टैक्स बेनिफिट के नाम पे। तो ये तो पहला बेनिफिट निकल के आता है जो कि सारे के सारे लोगों को मिल जाता है, सैलरीड लोगों को, बिजनेसमैन को, सबको ही मिल जाता है अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है तो। इसकी कुछ और भी छोटी मोटी कंडीशंस निकल के आती हैं जो कि आप इजीली सेक्शन नंबर 80EEB वहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ टेढ़े तरीकों की जो कि नॉर्मली लोगों को नहीं पता होते, और ये भी आपको टैक्स बेनिफिट दिलवा सकते हैं प्रोवाइडेड ये वाले तरीकों से आप गाड़ी लेने की सोच रहे हो। अब ये कौन से वाले तरीके हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान के चलिए आप कोई भी गाड़ी लीज पे लेके आने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे लेके आने वाले हैं। तो क्या उस केस में आपको बेनिफिट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो बेनिफिट लेने के लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा वो ही डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। तो देखिए, नाउ दिस इज गोइंग टू बी फॉर दोज पीपल जो भी लीज पे गाड़ी लेना कंसिडर कर रहे हैं। उनको टैक्स बेनिफिट्स कैसे हो सकते हैं सुनिए। वो वाली टेक्निकल चीज़ आपको बताने से पहले ना मुझे कुछ आपको बेसिक्स वो बताने पड़ेंगे ताकि आप वो टेक्निकल चीज़ को आसानी से समझ पाएं, चाहे आपको टैक्सेशन के बारे में कुछ भी क्यों ना पता हो। तो पहले बेसिक्स की बात करते हैं। देखिए, अगर कोई भी इंप्लॉयर है जो अपने इंप्लॉय को कितना पे करता है पूरे साल में, 20 लाख रुपीज़ मान के चलिए पे करता है, तो इंप्लॉय को कितने की इनकम दिखानी पड़ती है? 20 लाख की इनकम दिखानी पड़ती है। फिर उस पर स्लैब रेट के बेसिस पे जो भी टैक्स पेबल निकल के आता है वो पूरा का पूरा पे करना पड़ता है। रफली आप मान के चलिए 4.5 लाख रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं। अब 20 लाख में से 4.5 लाख पे करने के बाद 15.5 लाख जो भी आपके पास बच जाते हैं, ये आप जहाँ पे खर्च करना चाहते हैं करिए। आईफोन खरीदना है खरीदिए, बच्चों को अम्यूजमेंट पार्क पे घुमाना है घुमाइए, जो करना है करिए, कोई भी आपत्ति नहीं है सरकार को। सरकार कहती है ये टैक्सेस पे करने के बाद जो भी पैसा बचता है आपका है, जहाँ पे खर्चना है खर्चिए, लेकिन जो भी आपने खर्चे इनकर करे होंगे, 2 लाख रुपए यहाँ पे इनकर करे हैं, लाख रुपए का फ़ोन खरीद लिया, कुछ भी करा है, वो आपका टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस नहीं करने वाला। टैक्सेबल इनकम इतनी ही रहने वाली है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये वाले खर्चे आर नॉट क्लेमेबल एज एन एक्सपेंडिचर इन द इनकम टैक्स एक्ट। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले वाले केस की, जहाँ पे चीकू क्या कहता है। चीकू कहता है कि मैं टैक्स एवेजन करके दिखाऊंगा। कैसे टैक्स एवेजन करने की ये कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये अपने एम्प्लॉयर के पास जाते हैं और उनके पास जाके बोलते हैं कि भाई साहब मुझे ना बहुत सारे पर्सनल एक्सपेंडिचर्स इनकर करने हैं, जैसे कि फ़ोन पे खर्चा, पूरी फैमिली की सारे फ़ोन्स मुझे खरीदने हैं, अम्यूजमेंट पार्क में घुमाना है, छोटे मोटे ऐसे खर्चे निकल के आते रहते हैं जो मुझे पता है कि मैं जितने भी इनकर कर लूँ मेरी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस नहीं करेंगे। तो ये मैं आपसे रिसीव ही क्यों करूँ? ऐसा ये क्यों कह रहा है? जितना भी रिसीव कर रहा है वो टैक्सेबल हो रहा है, और उसके बाद जो खर्चे करे जा रहे हैं वो क्लेम नहीं करने दिए जा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि ये अगर मुझे क्लेम नहीं करने दिए जाएंगे तो मैं आपसे रिसीव ही नहीं करता हूँ। एम्प्लॉयर कहता है बहुत ही बढ़िया बात है, तो 20 लाख रुपीज़ की जगह तो मुझे ये कह रहे हो ना कि 18 लाख रुपीज़ मैं तुम्हें दे दूँ। एम्प्लॉय कहता है हाँ, ये भी खुश ये भी खुश, लेकिन ये क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है कि 18 लाख रुपीज़ ही देने होंगे। एम्प्लॉय ऐसा नहीं चाह रहा, वो कह रहा है भाई साहब तुम्हें 20 लाख रुपीज़ पे करने हैं, 20 ही पे करने होंगे, लेकिन पूरे मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली व्हाट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू डू इज, इसके जो भी पर्सनल एक्सपेंडिचर्स निकल के आते हैं वो खुद ना पे करके ये अपने एम्प्लॉयर से पे करवाना चाह रहा है डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि ये वाला अमाउंट इसने डायरेक्टली पे करवा दिया है अपने एम्प्लॉयर से, ये 2 लाख रुपए,
तो इसको अब ये वाला अमाउंट रिसीव नहीं करना पड़ेगा। 20 लाख रुपीज़ की इनकम होने के बावजूद इसको रिसीव करने पड़ेंगे 18 लाख रुपीज़, और इसको लग रहा है कि क्योंकि इसने 18 लाख रुपीज़ रिसीव करे हैं इसके हाथ में इतने ही टैक्स होने वाले हैं, तो 2 लाख पे सीधा सीधा टैक्स इसने बचा लिया। ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? दिस इज सेक्शन नंबर 17(2)(4) जो कि क्या कहता है, अगर आपकी कोई भी ऑब्लिगेशन है, कोई भी ऐसा खर्चा है जो कि आपको इनकर करना चाहिए था, आपको पे करना चाहिए था, और वो आपके बिहाफ पे आपका एम्प्लॉयर पे कर देता है, तो ये भी परक्विजिट मान के आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये सब जो भी आपने करा है कि खुद रिसीव नहीं करा 2 लाख रुपए को और अपने एम्प्लॉयर से पे करवा दिया, इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ये प्लस ये दोनों के दोनों आपके हाथ में टैक्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे अगेन ये वाला जो एम्प्लॉयर है ये पीजीबीपी हेड में कितना खर्चा क्लेम करेगा? पूरे के पूरे 20 लाख रुपीज़ क्लेम करेगा, जो कि इसने आपको दिए हैं, प्लस जो भी इसने किसी और इंसान को दिए हैं आपके बिहाफ पे। दोनों के दोनों इसके लिए एम्प्लॉई एक्सपेंडिचर है, और आपके हाथ में भी पूरे के पूरे 20 लाख रुपीज़ ही इनकम की तरह दिखाए जाएंगे। यहाँ पे कोई भी इवेजन नहीं हो पाई। लेकिन कुछ केसेस में ये वाले तरीके से इवेजन हो पाती है। इवेजन भी नहीं बोला जाएगा उसको, प्लानिंग बोला जा सकता है। कुछ केसेस में प्लानिंग हो पाती है जहाँ पे अगर आप खुद पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं इनकर करके अपने एम्प्लॉयर से करवा देते हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है, और गाड़ियों में ये वाला केस निकल के आ जाता है। तो अब बात करते हैं फाइनली वो टेक्निकल केस की, जो कि आपके लिए अब सिंप्लीफाइड हो जाएगा बिकॉज हमने बेसिक्स के बारे में बात कर ली है। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप गाड़ी लीज पे लेके आने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट बहुत ज़्यादा कैसे हो सकता है अगर आप गाड़ी अपने नाम पे नहीं लेके एम्प्लॉयर के नाम पे लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको पहले कोटेशन दिखा रखी है एग्जाम्पल के तौर पे। मान के चलिए आप लेके आना चाहते हैं मारुति की ये वाली गाड़ी जिसका नाम है ब्रेजा, और इसका ये ZXi मॉडल है। ये आपको कितने का पड़ता है? लीज पे अगर आप लेके आना चाहते हैं तो पर मंथ बेसिस पे आपको 4 सालों के लिए अगर ये गाड़ी चाहिए तो 28,845 आपको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे करने पड़ेंगे। हो सकता है इससे बेटर डील आपको मिल जाए। मैं डील के बारे में नहीं बता रहा, मैं आपको टैक्स बेनिफिट के बारे में बता रहा हूँ। तो वो कंसिडर करिए। आपको जो भी गाड़ी खरीदनी है उस पर आप सेम एनालिसिस लगा के डिटर्मिन कर सकते हैं कि आपको कितने का टैक्स बेनिफिट हो जाएगा, एंड टैक्स बेनिफिट होने के बाद जो भी अमाउंट निकल के आ रहा है वो पे करना आपके लिए वायबल है नहीं है, वो चीज़ आप डिटर्मिन कर सकते हैं। अभी बस तरीके को समझ लीजिए। तो 28,845 की कोटेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो कि आपको मारुति की साइट पे आज के टाइम पे जाके दिख जाएगी। ये गाड़ी का वैसे ऑन रोड प्राइस की अगर आप बात करेंगे तो कितना निकल के आता है? 16 लाख रुपीज़ का ऑन रोड प्राइस निकल के आता है, एक्सक्लूडिंग द TCS पोर्शन। वैसे 16.2 लाख रुपीज़ की गाड़ी है ऑन रोड दिल्ली के अंदर, बट 20,000 रुपीज़ का यहाँ पे TCS है, और TCS आपका खर्चा नहीं होता। वो तो जितना भी आप पे करते हैं पूरा का पूरा आपको रिकवर हो जाता है इनकम टैक्स पेबल में से, वहाँ पे आपको क्रेडिट मिल जाता है, तो वो मैंने हटा रखा है। तो 16 लाख की ये जो गाड़ी निकल के आती है, अगर आप लीज़ के बेसिस पे लेना चाहते हैं तो लीज़ पे आपको ये 28,845 की मिल जाती है, जहाँ पे आपकी गाड़ी की कॉस्ट भी कवर हो जाती है, इंश्योरेंस भी कवर हो जाता है, और आपकी मेंटेनेंस का जो भी खर्चा निकल के आएगा, ये तीनों चीज़ें कवर्ड होती हैं यहाँ पे। अब बेसिकली आपको करना क्या है, अगर आपने वही वाली चीज़ करी कि 20 लाख रुपीज़ अपने एम्प्लॉयर से रिसीव कर लिया और उसके बाद पर मंथ बेसिस पे 28,845 पे करने लग गए उस इंसान को जिससे भी गाड़ी आपने लीज पे ली है, तो ये 28,845 इज नॉट गोइंग टू बी क्लेमेबल एज एन एक्सपेंडिचर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पूरा का पूरा अमाउंट आपका खर्चा बन जाएगा। मैं आपको यही वाले अमाउंट पे रफली 30% आप कैसे बचा सकते हैं वो चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए, बेसिकली व्हाट यू विल हैव टू डू इज, गाड़ी आपके पास ही रहेगी, बट आपको अपने नाम पे नहीं खरीदनी है। आपको किन के नाम पे खरीदनी है? गाड़ी आपको खरीदनी है अपने एम्प्लॉयर के नाम पे। बेसिकली एम्प्लॉयर का पैन जो भी एंटिटी के नाम पे रजिस्टर्ड होगा, खुद के नाम पे, उसकी कंपनी के नाम पे, उस नाम पे आपको गाड़ी खरीदनी है। क्यों? आपके हाथ में ये रफली जो आप 30,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं लीज रेंटल के नाम पे, ये क्लेमेबल एक्सपेंडिचर नहीं था ना, एम्प्लॉयर के हाथ में होता है। और यहाँ पे मजे की बात क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था ऐसे ही आप खर्चा क्लेम करवाने के लिए अगर आप कोई भी अपना एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर से करवाते हैं तो उतना ही अमाउंट आपकी इनकम में ऐड हो जाता है। मोटर कार वाले केस में ऐसा नहीं होने वाला। एम्प्लॉयर ने इनकर करा होगा 30,000 रुपीज़ पर मंथ, आपके हाथ में ऐड हो रहे होंगे 1,500 रुपये, 2,000 रुपये। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो डिफरेंस है जो भी आपने बचा लिया उस पर आप एक्सपेंडिचर क्लेम करके टैक्स बचा जाएंगे, जो कि आप वैसे नहीं बचा पाते। चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ आपको थोड़ा और डिटेल में बता के। देखिए, रूल नंबर 3 जो है इनकम टैक्स रूल्स का, वो आपको यहाँ पे वैल्यूएशन बताता है कैसे होती है अगर एम्प्लॉयर अपनी किसी भी गाड़ी को जो कि उसके नाम पे आई है वो गाड़ी आपको यूज़ करने देता है। बेसिकली गाड़ी अभी भी आपको ही यूज़ करनी है, बस छोटा सा काम करना है, गाड़ी अपने नाम पे नहीं लेनी है, गाड़ी आपको लेनी है एम्प्लॉयर के नाम पे। जिससे होगा क्या, सरकार कहेगी एम्प्लॉयर की गाड़ी है, ठीक है, एम्प्लॉयर कितना पे कर रहा है? रफली 28,845 पे कर रहा है पर मंथ बेसिस पे। पूरा का पूरा अमाउंट बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह क्लेम करेगा। क्यों? उसी का जो एम्प्लॉई है वो यूज़ कर रहा है ये वाली गाड़ी को, और एम्प्लॉय पे जो भी इसने इनकर करा है आउट ऑफ एफेक्शन तो करा नहीं है, बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह ही करा है। तो एम्प्लॉय पे जितना भी आपने पे करा है, चाहे उसको पे कराओ चाहे किसी भी थर्ड पार्टी को पे कराओ, पूरा का पूरा क्लेमेबल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये 28,845 को अपने हाथ में एक्सपेंडिचर की तरह ले जाएगा और उस पर 30% के आसपास बचा जाएगा। अब बात ये निकल के आती है कि एम्प्लॉय के हाथ में कितना ऐड करा जाएगा इनकम के नाम पे, यही वाले 28,845 के रिस्पेक्ट में। अगर पूरा ऐड कर दिया गया तो ये पूरी एक्सरसाइज करने का कोई भी फायदा नहीं होगा कि एम्प्लॉयर से पे करवा दो, बट पूरा ऐड नहीं करा जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है समझिए। सरकार कहती है अगर एम्प्लॉयर का कोई भी व्हीकल है जो कि इनके नाम पे निकल के आता है, इन्होंने लीज पे लिया है या फिर खरीदा है, और वो वाला व्हीकल इसको एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए दिया जाता है, तो सरकार पूछती है बताइए क्या काम के लिए यूज़ करा जा रहा है।
अगर आप कहते हैं कि प्योरली ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ करा जाता है, यानी कि ये गाड़ी से कोई भी पर्सनल यूज़ नहीं करा जाता, ऑफिस में आता है, गाड़ी को कलेक्ट करता है, गाड़ी से क्लाइंट पे जाता है, वापस आता है, गाड़ी छोड़ के चला जाता है, पर्सनल पर्पसेस के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता। अगर आप ये क्लेम करेंगे तो गाड़ी के नाम पे आपकी इनकम में कुछ भी ऐड नहीं करा जाएगा। इन्होंने 28,845 पे करा होगा, आपकी इनकम में कुछ भी ऐड नहीं करा जाएगा। बट ये बोलना झूठ हो जाएगा, बिकॉज एक्चुअली आप यूज़ कर रहे होंगे उसको पर्सनल पर्पसेस के लिए। मैं कह रहा हूँ झूठ मत बोलिए। झूठ आप नहीं भी बोलेंगे ना, सच बोल के भी अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं। कैसे? धीरे धीरे करके समझते हैं। तो हम ये तो नहीं बोल रहे कि गाड़ी को प्योरली ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ करा जाता है। दूसरा तरीका क्या निकल के आता है, आप गाड़ी में क्लेम कर लें कि ये वाली जो गाड़ी है वो मैंने एम्प्लॉय को दी है और ये क्या कर रहा है, प्योरली पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहा है। अगर आप ये क्लेम करेंगे ना, तब भी दिक्कत निकल के आएगी। क्यों? यहाँ पे सरकार बहुत ही ज़्यादा अमाउंट आपके हाथ में टैक्स करवा जाएगी। सरकार यहाँ पे कहेगी कि गाड़ी की जो भी एक्चुअल कॉस्ट निकल के आती है उसका 10% हर साल में वेयर एंड टेयर के नाम पे आपकी इनकम में ऐड करा जाएगा। पेट्रोल के लिए, सर्विसिंग के लिए जो भी पे करा है पूरा का पूरा आपकी इनकम में ऐड करा जाएगा। तो आपको अगेन दिक्कत निकल के आ जाएगी। अब बेसिकली अगर मुझे दोनों ही चीज़ें नहीं करनी, ना ही ये दिखाना है कि गाड़ी प्योरली 100% ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ करी जाती है, ना ही ये दिखाना है कि ये 100% पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज़ करी जाती है, तो मुझे करना क्या है? मुझे छोटा सा ये काम करना है कि मुझे सरकार को बोलना है दैट ये जो गाड़ी है जो मैंने एम्प्लॉय को दी है वो दोनों कामों के लिए यूज़ करी जाती है। पर्सनल पर्पसेस के लिए भी, खुद के पर्पसेस के लिए भी यूज़ करता है, बच्चों को घुमाता है, खुद घूमता है, जो भी करता है, एंड उसके साथ साथ ऑफिशियल कामों के लिए भी यूज़ करता है। जॉब पे आता है वही गाड़ी लेके आते होंगे आप भी, और उसके साथ साथ अगर क्लाइंट प्लेस पे जाना पड़ता है या फिर कोई भी ऑफिशियल काम के लिए गाड़ी आपको यूज़ करनी पड़ती है तो वही अपनी गाड़ी को आप ऑफिशियल पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर आपने ये बोल दिया ना तो सरकार आपसे परसेंटेज नहीं पूछने वाली कि कितना ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, कितना पर्सनल के लिए करते हैं। सरकार कहती है तुमने 1% भी अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ कर दिया तो तुम्हारी टैक्सेशन वैसे होने वाली है जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ अब। और टैक्सेशन को समझिए, आपको समझ आ जाएगा पूरा का पूरा गेम है क्या। सरकार कहती है अगर कोई भी गाड़ी जो भी एम्प्लॉयर की है वो लीज पे लेके आए हैं या फिर खरीद के लेके आए हैं और ये वाली गाड़ी एम्प्लॉय को दी गई है, अगर ये गाड़ी मिक्स्ड यूज़ वाले तरीके से यूज़ करी जाती है, यानी कि पर्सनल ऑफिशियल दोनों कामों के लिए यूज़ करी जाती है, तो इसकी टैक्सेशन कैसे होने वाली है? आपको व्हीकल की ना क्यूबिक कैपेसिटी के हिसाब से बता रखा है, यानी कि कितने लीटर का इंजन है उसके बेसिस पे टैक्सेशन बता रखी है। जिसमें क्या बोल रखा है, अगर आपका जो भी व्हीकल है वो 1.6 लीटर तक का निकल के आता है उसका इंजन, यानी कि छोटे इंजन वाली गाड़ी है, तो उसकी टैक्सेशन कैसे होने वाली है? 1800 रुपये पर मंथ आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा नोशनल बेसिस पे। एक्चुअली कितना इनकर करा गया है नहीं चेक करा जा रहा, एक्चुअली कितना इनकर करा जा रहा है 28,845। अब इसमें प्रैक्टिकली क्या करा जाना चाहिए था, जितना पर्सनल पर्पसेस के लिए आपने यूज़ करा है, मान के चलिए 50% यूज़ करा है गाड़ी को पर्सनल पर्पसेस के लिए, तो उसका 50% आपकी इनकम में ऐड करा जाना चाहिए था। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन कि गाड़ी को एक्चुअली किस चीज़ के लिए यूज़ करा गया है, कितना यूज़ करा गया है। तो सरकार कहती है हम इस हिसाब से चलेंगे ही नहीं, परसेंटेज को चेक नहीं करेंगे, हम तो नोशनल बेसिस पे चाहे गाड़ी कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि 1.6 लीटर तक की निकल के आती है, हम इसके लिए 1800 रुपीज़ पर मंथ आपकी इनकम में ऐड कर देंगे। और अगर गाड़ी बड़ी निकल के आती है, मान के चलिए 2 लीटर का इंजन निकल के आता है, 2.8 लीटर का इंजन निकल के आता है, बड़ी गाड़ी निकल के आती है, तो आपकी इनकम में 2400 रुपये पर मंथ ऐड कर दिए जाएंगे, अगेन नोशनली। तो सोचिए आप इनकर कितना कर रहे हैं 28,845 पर मंथ बेसिस पे, और यहाँ पे आपकी इनकम में कितना ऐड करा जा रहा है, बहुत छोटा सा अमाउंट ऐड करा जा रहा है। तो जितना अमाउंट आपकी इनकम में ऐड नहीं करा जा रहा, वो जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो डिफरेंस ही है जहाँ पे आप प्ले कर गए, और वो डिफरेंस वाला पोर्शन एम्प्लॉयर एक्सपेंडिचर की तरह क्लेम कर भी पाएगा, आपकी इनकम में ऐड नहीं करा जाएगा और उस पर आप टैक्सेस बचा जाएंगे। कैसे बचाएंगे? देखिए मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा रखा है। अगर आप 28,845 पे कर रहे हैं पर मंथ बेसिस पे, एम्प्लॉयर बेसिकली पे कर रहा है, तो एम्प्लॉयर क्या करने वाला है, एम्प्लॉयर पे करने वाला है उस कंपनी को जहाँ से गाड़ी लीज पे ली गई है, कितना पे करेगा पूरे साल में मिला के 346,140, इतने पैसे पे कर देगा। अब ये जितने भी उसने पैसे पे करे हैं टोटल आउटफ्लो इतने का ही हुआ है और पूरा का पूरा अमाउंट क्लेमेबल होने भी वाला है एक्सपेंडिचर की तरह। चाहे एम्प्लॉय किसी भी काम के लिए यूज़ करे, पूरा का पूरा अमाउंट क्लेमेबल होता है। इसको पे कितना करना था आपको? इनको पे करना था 20 लाख रुपीज़ का अमाउंट, जैसे कि ऊपर मैंने आपको दिखाया भी था। ये उतना ही पे करेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, ये 20 लाख रुपीज़ पे करने की जगह आपको ये उसमें से 346,140 काट लेंगे। क्यों? ये कहेंगे तुम्हारी गाड़ी जो भी तुम यूज़ कर रहे हो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, पर्सनल पर्पसेस के लिए, वो गाड़ी के लिए मैंने पेमेंट करी है 346,140 की, तो अब मैं तुम्हें कम देने वाला हूँ। एम्प्लॉय भी मना नहीं करेगा। तो 20 लाख माइनस 346,140 ये पे करा जाएगा, किसको? एम्प्लॉय को दिया जाएगा पूरे के पूरे साल में स्प्रेड करके मंथली बेसिस पे। एम्प्लॉयर की सिचुएशन क्या रही? एम्प्लॉयर के पिछले केसेस में जहाँ पे उसने ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं करा था, वहाँ पे भी 20 लाख का एक्सपेंडिचर वो पीजीबीपी हेड के अंदर ले रहा था, अभी भी उतना ही लेगा। तो एम्प्लॉयर टैक्स न्यूट्रल है, उसको ये वाली चीज़ करके आपको फ़ायदा पहुँचा के कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। तो एम्प्लॉयर के लिए ये वाली चीज़ करनी ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं होनी चाहिए, उसको नॉर्मली मान जाना चाहिए जब तक आपके साथ बहुत ज़्यादा दुश्मनी नहीं हो, तो वो आपके साथ ये वाली चीज़ कर लेगा प्रैक्टिकली। अब आपके हाथ में क्या होने वाली है टैक्सेशन, उसको देखिए, यहाँ पे आपको पता चलेगा कैसे आप टैक्सेस बचा जाएंगे। देखिए आपको 20 लाख में से जो कि आपकी पूरे साल की सैलरी होनी चाहिए थी, रफली 3.5 लाख रुपए काट के दिए गए हैं। तो कितना पैसा आपको दे दिया गया है? 16.5 लाख दे दिए गए हैं। अगर ये पूरे के पूरे 3.5 लाख रुपए जो भी काटे गए थे आपके बिहाफ पे किसी और एंटिटी को दिए गए हैं,
ये पूरे आपकी इनकम में ऐड कर दिए जाते। तो पूरे ऐड करने के बाद तो टैक्सेबल इनकम 20 लाख की ही निकल के आ जाती और ये सारी एक्सरसाइज करने का कोई भी फायदा नहीं होता। बट मजे की बात क्या निकल के आ रही है, पूरे 3.5 लाख रुपए आपकी इनकम में ऐड नहीं करे जाएंगे। कितने ऐड करे जाएंगे मैंने आपको बताया था, जब आप दिखाएंगे गाड़ी दोनों कामों के लिए यूज़ करी जाती है, थोड़ा पर्सनल थोड़ा ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। और हमारे केस में कितने की निकल के आ रही है, 1.6 लीटर की कैपेसिटी की निकल के आ रही है, उसके विद इन निकल के आ रही है। तो यहाँ पे 1800 रुपये पर मंथ नोशनल बेसिस पे इन भाई साहब की इनकम में ऐड कर दिए जाएंगे। और 1800 के हिसाब से पूरे साल का अमाउंट कितना निकल के आता है, 21,600 का निकल के आता है। तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेशन क्या होने वाली है, देखिए टैक्सेबल इनकम 20 लाख माइनस 346,140 जो कि उनको नहीं मिले, और ये ना मिलने के नाम पे जो भी आपके हाथ में परक्विजिट की तरह ऐड करा जा रहा है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे सेक्शन नंबर 1724 नहीं लगता, 1723 लगता है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो भी टैक्स प्रोफेशनल्स हैं और बेर एक्ट में जाके इस चीज़ को रीड करना चाहते हैं। तो आप 1724 को भी देखिएगा, 1723 रेड विद रूल नंबर 3 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962 उसको भी देखिएगा, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो माइनस तो इतना हो गया, लेकिन इनकम में कम ऐड करा गया है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अब टैक्सेबल इनकम कितने की निकल के आई है, 16,75,000 की निकल के आई है। और रफली 3.25 लाख रुपीज़ आपने बचा लिए हैं, अपनी इनकम में से रिड्यूस कर लिए हैं। और ये 3.25 लाख पे जो कि 30% के रेट पर टैक्स होने वाले थे, आप रफली 1 लाख रुपये बचा जाएंगे हर साल। 20 लाख रुपीज़ जहाँ पे आप कमा रहे थे, 6 लाख रुपए का टैक्स पे कर रहे थे, अब आप 5 लाख रुपए के आसपास का पे करने वाले हैं। और लाख रुपए की हर साल आपको सेविंग होगी, ये छोटा सा काम करके कि गाड़ी आपको अपने नाम पे नहीं लेनी, एम्प्लॉयर के नाम पे लेनी है। और इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, गाड़ी तो आप ही चला रहे होंगे, एम्प्लॉयर को थोड़ी चलानी है। किसके नाम पे उससे क्या फर्क पड़ता है कल को। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, मान के चलिए 4 साल के टेन्योर के लिए आपने गाड़ी ली है और आप 2 साल के बाद ये वाले एम्प्लॉयर के साथ काम ना करने का डिसीजन लेते हैं, तो गाड़ी का क्या होगा। क्या एम्प्लॉयर को या फिर एम्प्लॉय को ये वाली चीज़ के बारे में टेंशन होगी? बिल्कुल, एम्प्लॉयर को हो सकती है कि भाई अगर तुम निकल लिए, मैंने 4 साल के लिए गाड़ी लीज पे ले ली, जब तक तुम हो तब तक तो ये वाला अरेंजमेंट चल सकता है, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बिकॉज मुझे उतना ही एक्सपेंडिचर क्लेम करने को मिल रहा है जितना पहले मिल रहा था। लेकिन अगर 4 साल से पहले तुम छोड़ के चले गए तो गाड़ी का मैं क्या करूंगा, मैं क्यों लीज रेंटल पे करता रहूंगा इसका, और किसी और एम्प्लॉय को भी नहीं चिपका सकता। तो ये चीज़ होने की वजह से हो सकता है आपको आपका एम्प्लॉयर डिनाई कर दे कि ये वाला अरेंजमेंट मैं नहीं करने वाला, चाहे तुम कितना ही करना चाहो, तुम्हें कितना ही बेनिफिट हो रहा हो। आपको एक छोटी सी चीज़ बतानी है अपने एम्प्लॉयर को कि ये वाली जो भी स्कीम्स होती हैं, इनमें अगर 4 साल के लिए आपने गाड़ी ले भी ली है और आप 2 साल में उसको वापस करना चाहते हैं उस एंटिटी को जहाँ से भी आपने गाड़ी ली है, उसकी भी ऑप्शंस होती हैं। जैसे लोन में फोरक्लोजर होता है, यहाँ पे भी फोरक्लोजर होता है, आपको महीने 2 महीने का लीज रेंटल ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा, बट गाड़ी आपकी वापस हो जाती है। तो आप उनके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है, 4 साल से पहले मैं छोड़ के जाता हूँ, तो जो भी मुझे पे करना पड़ेगा, 1-2 महीने का लीज रेंटल निकल के आता है, जो भी बेसिकली फोरक्लोजर के चार्जेस होंगे वो मेरी सैलरी में से काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसमें। और अगर ये सुनने के बावजूद भी ये कहता है कि मैं अरेंजमेंट नहीं करने वाला, तो शायद आपको किसी और एम्प्लॉयर की जरूरत है, आप गलत जगह पे काम कर रहे हैं। तो खैर, बेसिकली द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज आप ट्राई कर लीजिएगा, हो सकता है आप लीज पे गाड़ी ले रहे हो तो ये वाला अरेंजमेंट आपके एम्प्लॉयर के साथ काम कर जाए। बात करके देखिए, बात करने से पहले कोई भी बात नहीं बनने वाली। अब एक तीसरा तरीका निकल के आता है, फाइनल तरीका। वो कौन सा वाला तरीका है, ये सबसे खतरनाक तरीका है और सबसे मुश्किल इंप्लीमेंट करना। मोस्टली द पीपल हु आर एंगेज्ड एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन एनी पर्टिकुलर एंटिटी, ओनली दे विल बी एबल टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट टू बी एबल टू अवेल एनी टैक्स बेनिफिट ऑन देयर कार जो भी वो परचेज करने वाले हैं। अब गाड़ी अगर आप मान के चलिए कहते हैं मुझे लीज पे नहीं लेके आनी, मुझे खरीदनी है कोई भी कारणवश, तो गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं, आपको अगेन अपने नाम पे नहीं खरीदनी, अपने नाम पे खरीदेंगे तो कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला, आपको एम्प्लॉयर के नाम पे खरीदनी है। और एम्प्लॉयर के नाम पे खरीद के अब आपका ना बहुत कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर निकल के आएगा, जहाँ पे एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर इस पर डेप्रीसिएशन भी क्लेम करेगा, जो भी सर्विसिंग का, पेट्रोल का, इन सब का खर्चा निकल के आता है वो भी क्लेम करेगा। आपकी इनकम में भी कुछ ना कुछ ऐड करा जाएगा, कितना ऐड करा जाएगा, इतना ही ऐड करा जाएगा। कैसे, आपको वही दिखाना होगा कि एम्प्लॉयर जो भी कार ओन करते हैं वो गाड़ी मैं पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों कामों के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो अगेन आपकी इनकम में तो छोटा सा ही अमाउंट ऐड करा जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयर के हाथ में टैक्सेशन थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएगी, उतनी आसान नहीं होने वाली जितनी आसान मैंने आपको लीज वाले केस में बताई है। लीज वाले केस में तो आसान सी चीज़ हो रही है, पर मंथ बेसिस पे जितना आप पे कर रहे हैं उतना अमाउंट ही आप खर्चे की तरह क्लेम कर पा रहे हैं, और एम्प्लॉय के हाथ में कुछ और ऐड हो रहा है, तो आपने जो भी पे करा है उतना आप सैलरी में से माइनस करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट पकड़ा देंगे एम्प्लॉय को। तो आपके हाथ में टैक्सेशन बहुत आसान हो जाती है। बट गाड़ी अगर आप खरीद के लेके आते हैं, वो भी एम्प्लॉय के लिए खरीद के लेके आते हैं, तो टैक्सेशन थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, बिकॉज द आउटफ्लो दैट यू विल बी इनकरिंग, वो आउटफ्लो आपका क्लेमेबल एक्सपेंस से डिफरेंट होने वाला है। आप ईएमआई पे अगर गाड़ी लेके आते हैं तो जितनी ईएमआई आपने पे करी होगी उतना ही आपका क्लेमेबल एक्सपेंडिचर होगा, ऐसा नहीं होता है। डेप्रिसिएशन आप क्लेम करेंगे, ईएमआई पे इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट निकल के आता है, वो आप खर्चे की तरह क्लेम करेंगे। तो वहाँ पे चीज़ें आपकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, विच इज़ वाई अगर आप छोटी पोजीशन पे अभी अपनी कंपनी के अंदर, एम्प्लॉयर इतनी मेहनत करने नहीं वाला,
कि गाड़ी खरीद के लेके आए, डिप्रिसिएशन कंप्यूट करे, इंटरेस्ट पे बेनिफिट कंप्यूट करे, जितना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा उतना आपकी सैलरी में से ग्रोसिंग अप करके माइनस करे, वो सारी चीज़ें नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर आप कोई टॉप पोजीशन पे हैं, मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर आपके लिए वाली चीज़ें कर सकते हैं। उनके डेडिकेटेड टैक्स डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहाँ पे अगर आप एक्सप्लेन करते हैं, प्रपोजल देते हैं कि ऐसे ऐसे मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, ये चीज़ें होने वाली हैं, जहाँ पे आपको हम टैक्स न्यूट्रल कर देंगे, आपको इतने का खर्चा चाहिए ना, मैं दिलवा दूंगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, बस मुझे फ़ायदा दिलवा दो। अगर आप ऐसा कोई स्ट्रक्चर उनको बना के दे सकते हैं तो उस केस में वो आपको ये बेनिफिट दे देते हैं और गाड़ी खरीद के वो लेके आ जाएंगे। एंड अगेन बीच में एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि अगर आपने बीच में छोड़ा है तो गाड़ी का क्या करा जाएगा, उसका भी एक तरीका निकल के आता है। बट वो चीज़ें थोड़ी ट्विस्टेड हैं, नीचे मैंने बना भी रखी हैं, बट ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, तो खैर उसको किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। बट स्टिल वो जो तीसरा तरीका निकल के आता है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स निकल के आ सकती हैं, कैसे उसको सॉर्ट आउट करा जा सकता है, आई हैव गिवन यू सम फूड फॉर थॉट। सोचिएगा इसके बारे में, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके दिमाग में आने वाली है और मल्टीपल प्रोविजंस भी आपके दिमाग में रिवाइज हो जाएंगे। चलिए, सो दिस इज इट। एम्प्लॉइज़ को अगर कोई भी टैक्स बेनिफिट लेना होता है तो यही तरीके निकल के आते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, और कोई भी तरीका नहीं है। आई होप आप जो भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं बहुत जल्दी खरीदें। अगली वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट।